Hello students, so let's discuss another topic in another lecture. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आई थिंक आप लोगों ने मेरा पार्ट 4 फंडामेंटल ऑफ यूनिट लाइफ का पार्ट 4 देख लिया होगा, जो कि मैंने सिर्फ प्लांट और एनिमल सेल के बारे में डिस्कशन किया था। एक कंपेरेटिव डिस्टिंक्शन बनाने की कोशिश की थी, मतलब डिस्टिंग्विश करने की कोशिश की थी। और हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। जैसे कि अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन सेल। मतलब कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की एक सेल के अंदर कैसे कैसे सेल के अंदर कोई भी चीज़ की ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी चीज़ को कैसे हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक सेल के अंदर। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि एक सेल आउटर बाउंड्री को हम लोग क्या बोले थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, जो कि मैंने यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। और सेंट्रली लोकेटेड पार्ट को हम लोग ने क्या बोला था, न्यूक्लियस। और उसके इर्द गिर्द एरिया को, जो कि एक खाली स्पेस है किसके बीच का, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम लोगों ने क्या बोला था, साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर हमारे सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। ठीक है। तो एक यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा हुआ है इंटरेक्शन। तो क्या इसका मतलब होता है, तो इंटरेक्शन का बेसिकली ये मतलब है कि मान लीजिए ये हमारे पास एक सेल है। सेल के अंदर ये थोड़ी बात है कि सिर्फ ये न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि एक साइटोप्लाज्म, एक सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। और उस जो सेल ऑर्गेनेल बहुत सारे तरीके के पाए जाते हैं, तो वो सेल ऑर्गेनेल क्या करते हैं कि उन सब लोग का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। मैंने इसके एक पिछले आई थिंक पार्ट 3 या फिर सेकंड पार्ट 3 में मैंने सेल ऑर्गेनेल बहुत ही अच्छे से आप लोग को डिस्कस किया है और बताया कि हर एक और सेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, कि हर एक सेल अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स भी जैसे हैं, तो उसके अंदर भी सेल ऑर्गेनल्स के भी स्पेसिफिक फंक्शंस उन लोग को दिए गए हैं। उसी तरह तो क्या होता है कि इंटरेक्शन शब्द आता है कि जब कोई भी सेल के अंदर जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं जब वो फंक्शन करते हैं, तो वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करते हैं। मतलब कि वो ये हम नहीं कह सकते कि कोई एक ऑर्गेनेल सिर्फ एक ही काम कर रहा है। वो सारे जितने भी ऑर्गेनेल हैं वो सब मिलके कोई एक फंक्शन भी कर सकते हैं, कोई एक अपना अलग भी फंक्शन कर सकता है। तो ये सारे फंक्शंस मिलके एक इंटरेक्शन को जन्म देते हैं। इंटरेक्शन बेसिकली क्या होता है, इंटरेक्शन का ये मतलब होता है कि मान लीजिए कोई भी एक काम करने के लिए कितने लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, या फिर कितने लोगों की इसमें हेल्प लेनी पड़ रही है। तो एक किसी काम को परफॉर्म करने के लिए एक सेल में कितने सारे ऑर्गेनेल की ज़रूरत है, या फिर कोई कौन सा ऑर्गेनेल उसमें ज़्यादातर अपना फंक्शंस का रेशियो दे रहा है, या फिर कौन सा ऑर्गेनेल ज़्यादातर काम कर रहा है उस फंक्शन को लेके। तो वो क्या बताता है कि एक सेल कितना इंटरेक्शन कर रहा है, किसी भी ये सेल क्या बनाता है, किसी फंक्शन में कितना इंटरेक्शन हो रहा है। मतलब इंटरेक्शन का बेसिकली सिंपल मीनिंग ये है कि एक सेल क्या करता है, सेल के अंदर बहुत सारे इंटरेक्शंस चलते रहते हैं, कोई बहुत सारे फंक्शंस चलते रहते हैं। क्या होता है इसका मतलब कि बहुत सारे फंक्शंस चलते रहते हैं, बहुत सारे फंक्शन चलते रहते हैं। मतलब एक सेल जैसे कि मैंने ह्यूमन बॉडी की बात की थी, ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस चलते रहते हैं। तो वो क्या होता है, एक सेल्स मिलके, बहुत सारे सेल्स मिलके इंटरेक्शन ही तो करते हैं, एक अलग अलग सिस्टम बनाते हैं। तो क्या आता है, वो एक इंटरेक्शन के ही अंदर में आता है कि क्या क्या कौन सी चीज़ फंक्शन कर रही हैं। आई थिंक ये क्लियर होगा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में क्या आपको बताने चाह रहा हूँ। और इंटरेक्शन का बेसिकली सिंपल सा फंडा क्या है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन सेल, तो आपको इंटरेक्शन नाम का इंटरेक्शन एक शब्द मिलेगा, एक वर्ड मिलेगा। आप उस पैराग्राफ को कम्प्लीटली एक बार रीड करके देखिए। फिर आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप फिर इसी लेक्चर के नीचे जाके कमेंट कीजिए कौन सा पार्ट या फिर कौन सी लाइन नहीं समझ में आई। पूरा लाइन ही टोटली लिख दीजिए, फिर मैं आपको एक अलग से वीडियो या फिर उसी कमेंट बॉक्स में ही समझाने का कोशिश करूँगा। आई थिंक इंटरेक्शन का मतलब आपको प्योरली अब समझ में आ गया होगा, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था। आप एक बार प्लीज़ 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 एनसीईआरटी जाके पढ़ने का कोशिश कीजिए, जहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
जैसे ये सेल में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, अब हम लोग इन तीनों के बारे में डीपली स्टडी करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आखिर करता क्या है? ये क्या करता है? सेपरेशन ऑफ द कंटेंट्स। सेपरेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को डिवाइड करना, बांट के रखना। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे मान लीजिए कोई और लिक्विड भरा हुआ है, मान लीजिए जैसे कि कोई और लिक्विड भरा हुआ है। अ, ये लिक्विड रेड है और ये लिक्विड ब्लू है। ये कौन सा लिक्विड है? ये लिक्विड रेड है और ये लिक्विड ब्लू है। तो ये जो पार्ट है, ये जो आउटर सरफेस है जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रहे हैं, वो लिक्विड ब्लू को लिक्विड रेड से डिवाइड करके रख रहा है, सेपरेट करके रख रहा है। ये नहीं कि ये दोनों, यहाँ पे ब्लू ही सिर्फ पाया जा रहा है, यहाँ पे रेड पाया जा रहा है, मतलब ये एक सेपरेटली ब्लू लिक्विड है और ये सेपरेटली एक अलग से ये ब्लू लिक्विड है, ये अलग से रेड लिक्विड है। इस इन दोनों को लिक्विडों को सेपरेट करने वाला एक हमारे पास बाउंड्री है, उसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली क्या करता है? सेपरेशन ऑफ द कंटेंट। जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिक्विड बताया, वैसे यहाँ पे कोई भी और चीज़ हो सकती है, कोई भी कंटेंट हो सकता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? सेपरेशन ऑफ द कंटेंट। ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट, एंट्री और एग्जिट ऑफ सम मटेरियल। मान लीजिए अगर हमको यहाँ से कुछ चाहिए, या फिर ये एक, मैं इसको लिक्विड रेड बोला है लेकिन हम लोग इसको आउटर इन्वायरमेंट बोल सकते हैं कि ये बाउंड्री एक पूरा एनक्लोज एरिया बना रहा है, इसको हम लोग इनर इन्वायरमेंट बोल सकते हैं। और ये पूरा खुला है, यहाँ पे हमको कुछ ऐसी बाउंड्रीज नहीं दिख रही हैं, तो इसको हम लोग आउटर इन्वायरमेंट बोल देते हैं और इसको हम लोग इनर इन्वायरमेंट बोल देते हैं। इनर इन्वायरमेंट का मतलब ये अंदर का पार्ट है जो कि एक एनक्लोज्ड एरिया में पाया जा रहा है। कौन एनक्लोज कर रहा है, कौन पैक कर रहा है, उसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या पैक कर रहा है? ब्लू लिक्विड या फिर कुछ भी ऐसा। एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ आपको ब्लू लिक्विड, लेकिन एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो क्या बना रहा है? एक सेपरेशन बना रहा है। ठीक है। तो अगर हमको आउटर इन्वायरमेंट से कोई चीज़ हमको अंदर लानी है, मान लीजिए अगर सेल को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, तो हम लोग को कुछ न कुछ या तो जो ज़रूरत पड़ती है, तो या तो हम लोग को लेना पड़ता है, कोई चीज़ बाहर से लेना ही पड़ता है। अगर ज़रूरत पड़ गई तो क्या उस टाइम पे क्या होगा? एंट्री होगी। क्या होगी? कोई भी चीज़ की एंट्री होगी, किसके अंदर? सेल के अंदर। एंट्री ऑफ सम मटेरियल। अगर हमारे अगर मान लीजिए इस सेल के अंदर कोई भी चीज़ अगर बहुत एक्स्ट्रा आ गई, जैसे कि कोई भी वेस्ट मटेरियल या फिर कोई भी चीज़ अगर एक्स्ट्रा में आ गई, तो उसको हम लोग को बाहर करना होगा। तो उस टाइम पे क्या शब्द हम लोग यूज़ करेंगे? एग्जिट। तो एंट्री और एग्जिट में भी ये क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करता है। तो आई थिंक आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस चीज़ में हेल्प करता है? सेपरेशन ऑफ द कंटेंट में, और एंट्री और एग्जिट ऑफ द सब मटेरियल। और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का सिंपली या फिर बेसिकली मतलब ये होता है, सेलेक्टिवली मतलब ये कोई भी चीज़ को ऐसे ही अंदर बाहर नहीं होने देगा। ये बहुत मतलब इसका ये मतलब है, जैसे यहाँ पे मैं इसको पूरे डिकोड कर पूरा बताता हूँ। सेलेक्टिवली, ये चीटी रुको। तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव का मतलब होता है किसी चीज़ को सेलेक्ट करना, परमिएबल मतलब परमिएबिलिटी, और मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली मतलब किसी चीज़ को, मान लीजिए मेरे पास ए है, बी है, सी, डी, पी, क्यू, आर, एस। तो मुझे अगर मुझे कोई ऑप्शन दे कि आपको किन्हीं चार चीज़ को सेलेक्ट करना है, चुनना है, तो मैं बी को चॉइस कर लिया, आर को चॉइस कर लिया, डी को चॉइस कर लिया, पी को, तो ये क्या होगा? मैंने एक सिलेक्शन बनाया। तो वैसे ही यहाँ पे भी सेल मेम्ब्रेन भी या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्शन बनाता है। तो इसको सेलेक्टिवली, परमिएबल मतलब परमिट, अंदर या बाहर किसी भी चीज़ को अंदर बाहर करने के लिए परमिशन चाहिए होता है। तो इसलिए हम लोग इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब ये किसी भी चीज़ को अंदर बाहर नहीं करने देता है, बहुत सेलेक्टिवली, बहुत ही सेलेक्ट करके, बहुत सेलेक्टिवली चीज़ को ही अंदर बाहर परमिट करता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हम लोगों ने 3 पॉइंट देखा कि ये क्या करता है? सेपरेशन ऑफ द कंटेंट और एंट्री और एग्जिट ऑफ सम मटेरियल। सेपरेशन मतलब किसी दोनों चीज़ों को सेपरेट करता है, एंट्री और एग्जिट मतलब अंदर बाहर किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। और क्या है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन? क्या है? वेरी सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर कोई आपसे पूछेगा ये क्यों इतना सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो आप लोग इसका आंसर ये बताओगे कि आप लोग इसका आंसर ये
कहोगे कि ये सारे चीज़ों को अपने एक्रॉस परमिट नहीं करता है एंट्री और एग्जिट के लिए। ये सारे सबस्टेंस को अपने एक्रॉस किसके एक्रॉस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्रॉस परमिट नहीं करता है, किसके लिए, एंट्री और एग्जिट के लिए। ये कुछ ही चीज़ों को सेलेक्टिवली एंट्री और एग्जिट के लिए परमिट करता है। तो इसका हम लोग आंसर क्या लिखेंगे? हाँ, तो इसका आंसर मैं क्या बोल रहा था कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, इट रेगुलेट्स द इन एंड आउट ऑफ द सबस्टेंस अक्रॉस इट। इसको हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल क्यों कहते हैं? बिकॉज इट रेगुलेट्स द इन एंड आउट ऑफ द सबस्टेंस अक्रॉस इट वेरी सेलेक्टिवली मतलब बहुत ही चुन के किसी चीज़ को अलाउ करता है और किसी चीज़ को अलाउ नहीं करता है। तो यहाँ पे और आप अगर आंसर को अगर खींच के लिखना हो, अगर आप आंसर को खींच के लिखने वाले इंसान हो तो इसको लिख सकते हैं, डेट इज कि इट अलाउज सम मटेरियल on the other hand it blocks for some material। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया, या फिर आप नेट पे देख लेंगे तो और अच्छे शब्दों में जैसे आंसर लिखना होगा आपको मिल जाएगा। मैंने ये अपने लैंग्वेज में लिखने का कोशिश किया है, ठीक है। अब आगे टॉपिक में बढ़ते हैं। तो हाउ डज द मूवमेंट ऑफ ए सबस्टेंस टेक्स प्लेस इनटू द सेल, हाउ डू सबस्टेंस मूव आउट ऑफ द सेल। तो क्या है ये क्वेश्चन, हाउ डज द मूवमेंट ऑफ ए सबस्टेंस टेक्स प्लेस इनटू द सेल एंड हाउ डू सबस्टेंस मूव आउट ऑफ द सेल। तो बेसिकली क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई भी सबस्टेंस का मूवमेंट कैसे टेक्स प्लेस, मतलब कैसे होता है किसी सेल के अंदर, एंड हाउ डू द सबस्टेंस मूव आउट, मतलब किसी भी सेल के अंदर कोई भी चीज़ कैसे आती है और कैसे कोई भी चीज़ बाहर जाती है। तो इसका आंसर हम लोग लिखने का कोशिश करेंगे। लिखने का कुछ दिन मैं आपको बेसिकली समझा देता हूँ और आप बुक से या फिर कहीं से लिख लीजिएगा, ठीक है, ओके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करना चाहूँगा, आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। उस टर्म का नाम है डिफ्यूज़न। क्या नाम है? डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का बेसिकली ये मतलब होता है किसी भी चीज़ का नेट मोमेंट अक्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या होता है इसका बेसिकली मीनिंग? क्या होता है? मोमेंट ऑफ सबस्टेंस अक्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। आप लोग पूछेंगे सर इतना कठिन लैंग्वेज कठिन मतलब इतना कठिन टर्म्स आपने क्या लिखा? डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ द सबस्टेंस अक्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो बेसिकली इसका क्या मतलब होता है? मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक टर्म कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। नेट मोमेंट क्या लिखेंगे? मूवमेंट ऑफ द सबस्टेंस नेट मोमेंट। तो हम लोग यहाँ पे एक और शब्द में जोड़ता हूँ, नेट मोमेंट ऑफ द सबस्टेंस अक्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। आई होप दिख रहा होगा, शायद कोई नहीं, फिर से लिख देता हूँ। डिफ्यूज़न का क्या डेफिनेशन हो जाएगा? हाँ, तो नेट मूवमेंट, किसी भी चीज़ का मूवमेंट नेट मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस अक्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मैं आपको एक ये बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल से समझाने का कोशिश करता हूँ, आप प्लीज़ एक बार फोकस कीजिएगा। तो डिफ्यूज़न का डेफिनेशन क्या होगा? नेट मूवमेंट ऑफ एनी सबस्टेंस अक्रॉस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है। तो मैं इस एग्जांपल में बाद में आऊँगा, पहले मैं अपने एग्जांपल के ऊपर चलता हूँ। मान लीजिए कि ये सेल है,
सेल या फिर कोई भी चीज़ मान लीजिए, ठीक। तो हमारे पास एक ये बाउंड्री आ गई ना। मैं सिर्फ सेल नहीं, कोई भी चीज़ मान लीजिए, मैं एक बाउंड्री बताने का, बाउंड्री बेसिकली आप लोग विजुअलाइज कीजिए कि एक बाउंड्री है, और इस बाउंड्री के अंदर मान लीजिए हमारे पास क्या है, चने हैं। क्या है? चने, सीड्स। सीड्स हैं जिसको हम लोग ग्राम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए कोई भी चीज़ का बीज है। कितने बीज हैं? 100 सीड्स हैं। और ये पूरा एक इलाका है जहाँ पे हमारे 200 सीड्स हैं, ठीक। अगर आपको विजुअलाइज नहीं हो रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 12 13 14। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। अब ब्लू पेन, ये रहा ब्लू पेन। तो आपको किधर सीट्स अधिक दिख रहे हैं? आई थिंक आपको ये भाई, ये भाई, ये भाई, हाँ, इस बाउंड्री के अंदर आई थिंक आपको अधिक सीट्स दिख रहे हैं। और इस बाउंड्री के अंदर मैं जैसे मैंने लिखा ही हुआ है, इस बाउंड्री के अंदर 100 सीट्स हैं और इस बाउंड्री के अंदर 200 सीट्स हैं। तो आप आई थिंक आपको जहाँ पे 200 मैंने सीट्स लिखा वहाँ पे अधिक दिख रहे होंगे। तो आप सोच के ये बताइए, सीट्स नहीं, मैं यहाँ पे सीट्स नहीं, मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल मान लेता हूँ। कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल है और यहाँ पे भी मॉलिक्यूल क्या है, 200 मॉलिक्यूल्स है किसी भी चीज़ के। तो यहाँ पे भी गैस कितने सारे गोले दिख रहे हैं, यहाँ पे भी गैस कितने सारे गोले दिख रहे हैं। तो आप सोच के बताइए कि किधर 200 वाला गोला या फिर 100 वाला गोला, तो किधर के गोला किधर मूव करेंगे। तो शायद आपका यह आंसर होगा कि जिधर अधिक गोले हैं ये गैस के, उधर से कम के तरफ ये सारे गोले जाएंगे। आई थिंक आपका यही आंसर होगा, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग या फिर बेसिक सेंस ऑफ ह्यूमर, कॉमन सेंस ये कहता है कि मान लीजिए मैंने ज़मीन पे पानी उड़ेल दिया या फिर गिरा दिया, एक गिलास का पानी उड़ेल दिया, तो वो पानी कहाँ जाएगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे ही पानी डाला, तो ये बाकी सारे एरिया में फैलेगा पानी। क्यों फैलेगा? क्योंकि मैंने यहाँ पे पानी गिरा तो यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, और जहाँ पे सूखा वहाँ पानी बिल्कुल नहीं है, तो पानी किधर जाता है? जहाँ पे अधिक पानी है उधर से कम की तरफ जाता है। यू गॉट माई पॉइंट। अगर मैं ज़मीन पे पानी गिरा रहा हूँ, तो मान लीजिए मैंने इस एरिया पे पानी गिराया, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे एक बाउंड्री इमेजिनरी मान लीजिए पानी गिराया, तो और इधर पूरा सूखा हुआ है। अब इमेजिन कीजिए मैं क्या बोला हूँ, मैंने बोला अब एक जगह पानी गिरा है जहाँ पे अभी आप देख रहे हैं गीला हो गया, और आगे आपके सूखा है। तो पानी जहाँ से गीला है, गीला से सूखा की तरफ बढ़ने का कोशिश करेगा। जैसे यहाँ पानी गिरा है तो वो आगे बढ़ने का कोशिश करेगा, और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा मतलब वहाँ पे सूखा है। तो ये क्या होता है कि जहाँ पानी का कंसंट्रेशन मतलब जहाँ पानी बहुत ज़्यादा है और जहाँ पानी बिल्कुल नहीं है, तो ज़्यादा से कम की तरफ पानी आप लोगों ने देखा होगा कि जाने का कोशिश करता है। तो ये क्या हो जाता है, ये कहाँ मूव कर रहा है? अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अक्रॉस मतलब कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए इधर क्या है, कंसंट्रेशन मतलब कि कोई भी चीज़ पानी की जो हम लोग चीज़ विजुलाइज कर रहे हैं वहाँ पे वो चीज़ बहुत अधिक है, और यहाँ पे वो चीज़ बहुत कम है या फिर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है। क्या है? लो कंसंट्रेशन। और यहाँ पे 200 मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पे क्या है, हाई कंसंट्रेशन। तो कोई भी चीज़ हमारे कहाँ से कहाँ मूव करती है, हाई से लो की तरफ मूव करती है। जैसे आप लोगों ने पानी का एग्जांपल आई थिंक मैंने आपको दिया था, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर पानी गीले से सूखे की तरफ जा रहा है, मतलब जहाँ पे पानी है अभी वहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, जहाँ पे नहीं, जहाँ पे सूखा है वहाँ पे लो कंसंट्रेशन है। तो पानी हाई से लो की तरफ जा रहा है, तो बेसिकली क्या है, वो कौन सा प्रोसेस है, वो कौन सा है, वो है डिफ्यूजन प्रोसेस। वो क्या है, अगर कोई भी चीज़ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है तो वो क्या है, डिफ्यूजन। वो प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। तो कोई भी चीज़ का नेट मोमेंट, मैंने यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, नेट मोमेंट। नेट का मतलब ये होता है, ये तो नेट मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अगर लिक्विड मानो या फिर गैस मानो, तो ये जरूरी थोड़ी है कि किसी एक डायरेक्शन में जाएंगे। वो तो बहुत सारे डायरेक्शन में पानी इधर भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा। तो लेकिन बेसिकली होता है ये है कि जहाँ पे हाई है, हाई से लो की तरफ ही जाएगा। अगर आप नेट या फिर कुल मिला के आप ये देखोगे, नेट का मतलब कि अगर
टोटली आप देखो कि पानी आखिर में जा कहाँ रहा है, वो गैस आखिर में जा कहाँ रहा है, तो हाई से लो की ही तरफ जा रहा है। जहाँ पानी आपने गिराया था उससे गीले से सूखे की तरफ जा रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा नेट मोमेंट हुआ किसका, वाटर का या फिर गैस का। क्या हुआ नेट मोमेंट, कहाँ से कहाँ, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। तो मैंने ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखा है। अगर मैं एक और डेफिनेशन लिखने का कोशिश करूँ डिफ्यूजन का, तो ये लिख सकता हूँ द प्रोसेस ऑफ मोमेंट द प्रोसेस ऑफ मोमेंट ऑफ गैसियस सबस्टेंस और एनी सबस्टेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई concentration to the region of low concentration। तो अब आई थिंक आपको डिफ्यूजन का ये बेसिकली मतलब समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कोई भी गैसियस सबस्टेंस या फिर कोई भी सबस्टेंस हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ बढ़ता है, या फिर उसका नेट मोमेंट हम लोग देखते हैं, या फिर वो मूव करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं। तो बेसिकली डिफ्यूजन का ये मतलब होता है कि कोई भी चीज़ हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जा रही है, तो उस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। किसी भी सबस्टेंस का मूवमेंट फ्रॉम अ हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। तो अब हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी इतना मैंने डिस्कशन किया, इतना बकवास किया अभी, तो इस डिस्कशन का क्या मतलब निकला, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन लिखा है हाउ डज द मूवमेंट ऑफ ए सबस्टेंस टेक्स प्लेस इनटू द सेल। तो मान लीजिए एक सेल है, सेल बहुत देर से काम कर रहा है, उसकी मशीनरी का बहुत देर से चल रही है। तो जैसे हम लोग भी अपना वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करते हैं, जिसके लिए हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वैसे एक सेल के अंदर मान लीजिए कि कब से एक सेल बहुत समय से काम कर रही है, तो उसके अंदर CO2 क्या हो गया, इकट्ठा हो गया, ठीक। उसके अंदर CO2 इकट्ठा हो गया और बाहर में CO2 की कंसनट्रेशन लो है, उसके अंदर CO2 कंसनट्रेशन यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा है, मतलब हाई। दो एरो मैंने ऊपर दिखाया तो इसका मतलब क्या हो गया, हाई हो गया। और यहाँ पे क्या है, CO2 कंसनट्रेशन बहुत ही लो है। तो आप ये बताइए कि ये CO2 कहाँ से कहाँ मूव करेगी। तो यू विल से, आप लोग ये सोच भी रहे होंगे या फिर आपको ये लग रहा होगा कि ये CO2 सेल के इनसाइड से आउटसाइड की तरफ ये CO2 मूव करेगी। तो ये कौन से प्रोसेस से जा रही है, डिफ्यूजन प्रोसेस है, क्योंकि सेल के अंदर CO2 की मात्रा बहुत है और आउटर इन्वायरमेंट देखें तो CO2 की मात्रा कम है। तो ये CO2 कहाँ से कहाँ जा रहा है, अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है। तो ये क्या हो गया, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन CO2 इज डिफ्यूज्ड आउट ऑफ द सेल। आई होप कि अब ये आपको बात क्लियर हो गया होगा कि CO2 कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है। और अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन के ये मतलब कि ये मैंने आपको बता दिया कि हाउ डू सबस्टेंस मूव आउट ऑफ द सेल। मैंने लास्ट क्वेश्चन का ही आपको पहले ही आंसर दे दिया कि मान लीजिए अगर एक सेल के अंदर CO2 क्या है, एक सेल के लिए वेस्टेज है, किसी भी चीज़ के लिए CO2 क्या है, वेस्टेज है, उसके लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को वो कैसे मूव आउट करेगा, तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ये अपने वेस्ट प्रोडक्ट को मूव आउट करेगा। मतलब जहाँ से कंसनट्रेशन जिसकी CO2 की कंसनट्रेशन अगर सेल के अंदर बहुत हाई है और आउटर इन्वायरमेंट सेल के आउटर इन्वायरमेंट में CO2 कंसनट्रेशन लो है, तो हाई कंसनट्रेशन के से लो कंसनट्रेशन की तरफ जब CO2 मूव करेगी तो ये क्या हो गई, CO2 हमारे मूव आउट हो गई। ऐसे ही हम लोग O2 के लिए भी बोल सकते हैं कि मान लीजिए आउटर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हम लोग सांस आउटर इन्वायरमेंट से ही लेते हैं ना, जैसे हम लोग ऑक्सीजन अपने अंदर कैसे लेते हैं, इनहेल करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट, ठीक ना। तो उसी तरह अगर मान लीजिए कि ऑक्सीजन की मात्रा आउटर इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और ऑक्सीजन की मात्रा इसके अंदर बहुत कम है, तो उसी तरीके से फ्रॉम द मोमेंट, तो उसी तरीके से हम बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ मोमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द हायर कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ द लोअर कंसनट्रेशन by the process the movement of oxygen from the higher concentration to the region of lower concentration by the process of diffusion को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीजन इनसाइड जा रही है। कैसे जा रही है, अगर कोई भी सबस्टेंस कैसे एक सेल
अंदर लेता है। जैसे यहाँ पूछा है ना, हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस इनटू द सेल, किसी भी सेल के अंदर कोई भी चीज़ कैसे मूव करती है, तो क्या बोलेंगे उसका आंसर, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और हम लोग से ये सवाल पूछा जाता है कि कैसे कोई भी चीज़ अंदर आती है और कैसे कोई चीज़ बाहर आती है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, किसी भी चीज़ को एंट्री एग्जिट को वो क्या करता है, देखता है। मतलब वो जैसे यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है ना, एंट्री एग्जिट ऑफ सब मटेरियल, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक और ये भी एक फंक्शन है कि वो एंट्री एग्जिट में मदद करता है। तो कैसे करता है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। आई थिंक यू गॉट दैट पॉइंट। सो आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू यू एंड ऑल द पॉइंट्स इज़ क्लियर टू यू एंड आई होप कि यू गॉट ऑल वेरी वेल। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और प्लीज़ जो पॉइंट नहीं समझ आया उसे कमेंट कीजिए और बताइए कि कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया। सो वेरी वेल, थैंक यू।